जीत का जश्न मनाना तो यार सबको अच्छा लगता है ना? एक स्वाभाविक खुशी होती है। हाँ बिल्कुल, एक माहौल ही अलग होता है, एक अलग सा उत्साह होता है लोगों में। लेकिन सोचिए अगर यही जश्न अचानक से मातम में बदल जाए। ऐसी खबर आई जिसने मुझे सच में अंदर तक हिला दिया। हाँ, मैं समझ रही हूँ आप किस घटना की बात कर रहे हैं। हाँ, वो जो एक शराब बनाने वाली कंपनी थी, उनकी क्रिकेट टीम की जीत का जश्न मनाया जा रहा था और उस भयानक पागलपन में, उस उन्माद में 11 निर्दोष लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मतलब सच में दिल दहला देने वाला है। और मैं तो कहूंगी कि अगर हम इसका थोड़ा गहराई से विश्लेषण करें ना, तो ये सिर्फ कोई आम दुर्घटना नहीं है। सही कहा। ये एक बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संकट का एक डरावना प्रतीक है। मतलब जब किसी समाज में मनोरंजन के नाम पर या किसी खेल की जीत की खुमारी में लोगों की जान जाने लगे, तो रुककर ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर हम जा किस दिशा में रहे हैं। बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। आज हम इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि जिसे हम सिर्फ एक खेल समझ रहे हैं ना, वो असल में क्या बन चुका है। मेरी नजर में तो आजकल क्रिकेट किसी खेल की तरह नहीं, बल्कि एक अफीम की तरह परोसा जा रहा है। अफीम, हाँ, ये शब्द काफी सटीक है इसके लिए। मतलब ये क्रिकेट नाम का जो एनाकोंडा है ना, ये हमारे समाज को, हमारे मेहनत का शिवाओं को और जो देश के असली पारंपरिक खेल हैं, उनको धीरे धीरे निगलता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारी सोचने समझने की ताकत को एकदम सुन्न कर रहा है। यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो ये है कि इस एनाकोंडा का शिकार होने वालों को भनक तक नहीं है कि वो निगले जा रहे हैं। हाँ। अब आप उसी त्रासदी को ले लीजिए। जिन 11 लोगों की जान गई, क्या उनका उस टीम से कोई सीधा वास्ता था? अरे बिल्कुल नहीं। या उस कंपनी के मुनाफे से उनको कुछ मिलने वाला था? कुछ नहीं। तो फिर इस जानलेवा दीवानगी का, इस पागलपन का असली फायदा उठा कौन रहा है? हाँ, और यहीं पर लोग शायद थोड़ा सवाल उठाएं। मतलब कई लोग कहेंगे कि यार क्रिकेट तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इससे लोगों को रोजगार मिलता है, देश में राजस्व आता है। देखिए, रोजगार और राजस्व वाला तर्क अपनी जगह ठीक हो सकता है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। ये अब कोई खेल कूद की सीमाओं के अंदर नहीं रहा। ये तो सीधे सीधे नोट छापने की एक बहुत बड़ी और एकदम ग्लैमरस कॉर्पोरेट मशीनरी बन गई है। एकदम कमर्शियल हो गया है सब कुछ। बिल्कुल। आप इसके अर्थशास्त्र को देखिए। बड़े बड़े आयोजक हों, कॉर्पोरेट घराने हों, फिल्म स्टार्स हों या फिर हमारे राजनेता, इस पूरे सिस्टम को डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि सारा पैसा बस कुछ गिने चुने हाथों में ही सिमट कर रह जाए। और ये आईपीएल जैसे तमाशे इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल का तो मतलब ही यही है ना कि टीम किसी शहर या राज्य की थोड़ी है, वो तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की संपत्ति है। हाँ, और मैच फिक्सिंग की बातें भी तो जग जाहिर हैं। फिर भी एक बहुत बड़ी आबादी की भोली भाली भावनाओं के साथ लगातार एक व्यापार के तरह खिलवाड़ होता रहता है। और मजे की बात देखिए, ये जो हमारे खिलाड़ी हैं, ये अब मैदान के एथलीट कम और ब्रांड्स के सुपर मॉडल ज्यादा बन गए हैं। सुपर मॉडल कैसे? मतलब इसके पीछे का विरोधाभास देखिए। ये एथलीट्स खुद तो अपनी फिटनेस का, अपनी डाइट का इतना ध्यान रखते हैं कि इनके खाने का एक एक ग्राम मापा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ विज्ञापनों में गुटखा और कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं। एकदम सही। विज्ञापनों के जरिए वे उन्हीं युवाओं की रगों में गुटखा, कोला, शराब और सिगरेट का जहर भरने में जरा भी संकोच नहीं करते। ये तो सच में बहुत बड़ी विडंबना है। मतलब जो लड़का उन्हें अपना आदर्श मान रहा है, उसे तो ये भ्रम बेचा जा रहा है कि उसका फेवरेट खिलाड़ी भी यही सब खा पी कर इतना महान बना है। सटीक कहा आपने। ये एक बहुत ही सोची समझी व्यावसायिक रणनीति है। उनकी जो हीरो वाली इमेज है ना, उसका इस्तेमाल सीधे तौर पर हानिकारक उत्पाद बेचने के लिए किया जा रहा है। उस ग्रामीण युवा की स्थिति तो मुझे और भी चिंताजनक लगती है। जो लड़का किसी दूर दराज के गांव में अपनी खेती बाड़ी छोड़कर, अपनी रोजी रोटी छोड़कर रात रात भर जागकर मैच देख रहा है, क्या उसे पता भी है कि वो जिस टीम की जीत के लिए सड़कों पर पागल हो रहा है, वो असल में देश की टीम है ही नहीं? शायद नहीं। वो तो बस किसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेट समूह की फ्रेंचाइजी है। आज के दौर में ये पूरा खेल बाजार के लिए बस कोल्ड ड्रिंक, कुरकुरे, मोबाइल और कार बेचने का सबसे बड़ा साधन बन गया है। और टीवी चैनल्स के लिए भी तो ये टीआरपी की गला काट होड़ जीतने का सबसे अचूक हथियार है। बिल्कुल। इस पूरी कॉर्पोरेट सफलता की एक बहुत भारी कीमत है जो देश के बाकी खेल चुका रहे हैं। जब देश की पूरी मशीनरी, प्रायोजकों का सारा पैसा, मीडिया का सारा ग्लैमर सिर्फ एक ही जगह केंद्रित हो जाता है ना, तो एक तरह की मोनोपोली या एकाधिकार बन जाता है। अगर हम इस एकाधिकार को समझें
तो मुझे ये स्थिति एक बहुत ही विशाल बरगद के पेड़ की याद दिलाती है। मतलब बरगद का पेड़ दूर से देखने में बहुत भव्य लगता है, उसकी छाया भी बहुत घनी होती है और वो सालों साल खड़ा रहता है। सही एनालॉजी है। लेकिन उस घनी छाया के नीचे कभी कोई दूसरा छोटा पौधा पनप ही नहीं पाता। ना उसे बढ़ने के लिए सूरज की धूप मिलती है, ना ही जमीन से सही मात्रा में पानी। क्रिकेट आज वही बरगद का पेड़ बन गया है जिसने भारतीय खेलों के पूरे इकोसिस्टम का गला घोट दिया है। ये बरगद के पेड़ वाली तुलना इस पूरी स्थिति को बहुत स्पष्ट कर देती है। धूप का मतलब यहाँ मीडिया अटेंशन और स्पॉन्सरशिप से है, और पानी का मतलब सरकारी और कॉर्पोरेट फंडिंग से। बिल्कुल। जब ये सब कुछ सिर्फ एक खेल को मिलेगा तो हमारे वो पारंपरिक खेल जैसे हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, कुश्ती, जो वास्तव में शारीरिक ताकत और बौद्धिक क्षमता दोनों की मांग करते हैं, उनका दम घुटना तो तय है। यही तो विचलित करने वाली सच्चाई है। एक ओर जहां क्रिकेट के मैदान में लगे एक छक्के पर सोने की बारिश हो जाती है, करोड़ों के इनाम बांटे जाते हैं, वहीं दूसरी ओर देश के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीतने वाले, अपना खून पसीना एक करने वाले अन्य खेलों के खिलाड़ी आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। हाँ, ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है हमारे देश की। यार, मैंने तो ये भी सुना है कि आज हॉकी और फुटबॉल के कई ऐतिहासिक मैदानों का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि क्रिकेट के साहबों और वीआईपी लोगों की कारें पार्क की जा सकें। कार पार्किंग वाला ये उदाहरण हमारी राष्ट्रीय खेल प्राथमिकताओं का सबसे कड़वा सच है। ये सिर्फ बुनियादी ढांचे की बात नहीं है, ये सम्मान और प्रतिष्ठा की भी बात है। आप इस सम्मान की व्यवस्था का खोखलापन देखें। बताइए। जिन पद्म पुरस्कारों के लिए अन्य खेलों के खिलाड़ी अपनी पूरी जिंदगी खपा देते हैं, अपना शरीर दांव पर लगा देते हैं, वे ही सर्वोच्च सम्मान कुछ क्रिकेटरों को बिना किसी खास संघर्ष के रेवड़ियों की तरह सौंप दिए जाते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब ये देखने में आता है कि कई बार ये खिलाड़ी देश के राष्ट्रपति के हाथों सम्मान लेने जाने से ज्यादा अहमियत किसी कमर्शियल विज्ञापन की शूटिंग को देते हैं। बिल्कुल, ये साफ दिखाता है कि इस खेल ने किस तरह की व्यावसायिक और लालची मानसिकता को जन्म दे दिया है। सही बात है। लेकिन अगर हम इस चर्चा को सिर्फ खेलों के इकोसिस्टम तक ही सीमित रखेंगे ना, तो हम इसके सबसे खतरनाक प्रभाव को अनदेखा कर देंगे। ये जो विशाल बरगद का पेड़ है, ये सिर्फ खेलों को नहीं निगल रहा, ये देश की सामूहिक चेतना को, हमारी सोचने समझने की क्षमता को भी पूरी तरह सुन्न कर रहा है। मैं इस बात को थोड़ा और समझना चाहूंगा। आप असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। आप देखिए, साल के 12 महीने क्रिकेट चलता रहता है। उसकी चकाचौंध, वो लेट नाइट पार्टियां, मैदान पर चीयर लीडर्स, ये सब एक ऐसा तिलिस्म पैदा करता है मानो देश में सब कुछ एकदम परफेक्ट है, जैसे कोई समस्या ही नहीं है। मतलब एक ऐसा भ्रम पैदा किया जाता है जिससे लोगों को लगने लगे कि देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसी कोई चीज बची ही नहीं है। जबकि जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। हकीकत बहुत ही भयानक है। एक तरफ ग्रामीण इलाकों में कुपोषण एक बड़ी समस्या है, बुनियादी इलाज के अभाव में हर दिन मासूम जान गंवा रहे हैं, लोग सिर्फ रोटी के लिए पलायन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इस क्रिकेट के तमाशे पर बेशुमार पानी और अरबों रुपए बहाए जा रहे हैं। स्टेडियम की पिचों को हरा भरा रखने के लिए लाखों लीटर वो पानी बर्बाद किया जाता है जो शायद किसी प्यासे किसान की सूखती फसल को बचा सकता था। एकदम सही कहा आपने। किसानों के हिस्से का बिजली पानी बेरहमी से छीना जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या हम ये कह रहे हैं कि क्रिकेट असल में हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है, बल्कि उन ज्वलन समस्याओं पर डाला गया एक बहुत ही महंगा, चमकदार और भारी पर्दा है? 100% सच। एक ऐसा पर्दा जिसे जानबूझकर ओढ़ाया गया है ताकि आम जनता असली सवाल पूछना ही बंद कर दे। ये इसकी पूरी कार्यप्रणाली का मुख्य हिस्सा है। एक तरह का डिस्ट्रैक्शन। बिल्कुल। सत्ता में बैठी किसी भी व्यवस्था के लिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, क्रिकेट एक बहुत बड़ा और असरदार हथियार बन गया है। ये एक ऐसा जरिया है जिससे पूरा देश महंगाई और भ्रष्टाचार को भूलकर एक अजीब से नशे में चूर रहता है। ये तो कुछ ऐसा ही हुआ कि बड़े बड़े घोटालेबाज देश का पैसा लूटकर विदेशों में फुर हो जाते हैं और आम जनता सड़कों पर उतरकर अपनी लड़ाई लड़ने के बजाय अपने घरों में टीवी से चिपकी रहती है कि आज कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी। बस इसी नशे ने हमारी मेहनतकश जनता को एक तरह से निकम्मा और निष्क्रिय बना दिया है। लेकिन यार, ये पर्दा इतना मजबूत कैसे हो गया कि किसी को इसके पीछे की सच्चाई नजर ही नहीं आती? इसमें मीडिया की भी तो बहुत बड़ी भूमिका होगी। अरे, मीडिया ने तो इसमें एक उत्प्रेरक, मतलब कैटलिस्ट की भूमिका निभाई है। आप आज की मीडिया कवरेज का तरीका देखिए। क्रिकेटर्स की प्राइवेट लाइफ, वो कहाँ जा रहे हैं, उनकी शादियां कैसे हो रही हैं, उनके कपड़े किसने डिजाइन किए हैं, इन सबको एक स्टेटस सिंबल बना दिया गया है। सच में
अगर आज के समय में कोई व्यक्ति इस क्रिकेट की चर्चा में शामिल नहीं होता या ये कह दे कि मुझे क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो लोग उसे बड़ी अजीब नजरों से देखते हैं। हाँ, उसे मूर्ख या पिछड़ा हुआ मान लिया जाता है। कभी-कभी तो उसे देशद्रोही तक करार दे दिया जाता है। ये तो सच में पागलपन है। और मैंने देखा है कि इसी अति महिमा मंडन के चक्कर में इन खिलाड़ियों को सेना की मानद रैंक और राज्यसभा की सदस्यता बिना मांगे दे दी जाती है, जहां वो कभी जाते तक नहीं है। और देश की नीतियों में उनका क्या योगदान होता है ये हम सब जानते हैं। कुछ लोगों ने तो उन्हें भारत का भाग्य विधाता या भगवान तक मान लिया है। यहाँ इतिहास के पन्नों को पलटना बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि ये खेल आखिर हमारी नसों में घुसा कैसे। बिल्कुल, इतिहास साफ बताता है कि अंग्रेज इस खेल को सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए, अपने टाइम पास के लिए खेलते थे। और उस समय के जो हमारे राजा रजवाड़े थे ना, उन्होंने सिर्फ अंग्रेजों की चापलूसी करने के लिए, उनके करीब जाने के लिए इस खेल को सीखा। हाँ, ये गुलामी का ही एक प्रतीक है और ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। आप देखिए, आज अमेरिका, जापान और कई यूरोपीय देशों ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और इस खेल को पूरी तरह त्याग दिया। उन्होंने अपना समय और संसाधन तकनीक और विज्ञान में लगाए। बिल्कुल, लेकिन भारत और अन्य जो देश कभी गुलाम रहे, वो आज भी इस बेड़ी को अपने गले में ढो रहे हैं। मतलब हमने अंग्रेजों को तो देश से निकाल बाहर किया, लेकिन उनके छोड़े हुए इस खेल रूपी अफीम की लत को हमने अपनी रगों में बसा लिया। और यहाँ एक बहुत बड़ा मिथक ये भी है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। कौन सा मिथक? अक्सर लोगों को लगता है कि क्रिकेट में कोई अद्भुत या अलौकिक प्रतिभा लगती है। अच्छा, ऐसा नहीं है क्या? विशेषज्ञों की माने तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्रिकेट में बौद्धिक क्षमता या विवेक से कहीं ज्यादा योगदान सिर्फ और सिर्फ लंबे अभ्यास का होता है। मतलब ये मुख्य रूप से शारीरिक मसल मेमोरी और प्रैक्टिस का खेल है। एकदम, ये काफी हद तक संयोग का खेल है। अगर बचपन से ही किसी गरीब मजदूर के हाथ में हल या हथौरे की बजाय एक बल्ला पकड़ा दिया जाए और उसे वो सारी विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जाएं जो आज के खिलाड़ियों को मिलती हैं, तो वो भी ऐसे ही सेंचुरी और रिकॉर्ड बना सकता है। इसमें कोई जन्मजात महानता नहीं है। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है। जिसे कभी जेंटलमैन गेम कहा जाता था, वो आज फूहड़पन, बेतहाशा धन की लालसा और झूठे ग्लैमर का एक ऐसा प्रतीक बन गया है जो समाज को बस पीछे धकेल रहा है। जब हम इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं ना, कॉर्पोरेट लालच, हमारे पारंपरिक खेलों का दम घुटना, मीडिया का अंधा महिमा मंडन और असली मुद्दों से भटकाव, तो हमें रुककर ये सोचना ही पड़ेगा कि सच्चे अर्थों में इस देश का गौरव आखिर है क्या। बिल्कुल। जो लोग झूठे राष्ट्र प्रेम में अंधे होकर किसी क्रिकेट टीम की हार जीत को देश की शान या अपमान समझ लेते हैं, उन्हें इस तिलिस्म से बाहर निकलने की सख्त जरूरत है। देश का असली सम्मान उन मैदानों पर नहीं है जहां विज्ञापन बेचे जा रहे हैं। देश का सम्मान उन मेहनतकश गरीबों के पसीने में है। देश की शान उन कर्मठ किसानों के खेतों में है। हमारे वैज्ञानिकों की रातों रात की मेहनत में है, जो सीमित संसाधनों में अंतरिक्ष तक पहुंच रहे हैं। हाँ, और ये उन चुपचाप काम करने वाले समाज सेवकों और देश की सीमाओं पर कड़कड़ाती ठंड में खड़े हमारे सजग प्रहरियों के कारण सुरक्षित है। सही कहा। क्रिकेट तो केवल हमारे बहुमूल्य पानी, बिजली, जनशक्ति और एक राष्ट्र के रूप में हमारे सबसे कीमती संसाधन यानी हमारे समय की भयानक बर्बादी कर रहा है। और इस खोखलेपन का जश्न मनाना राष्ट्रवाद नहीं कहा जा सकता। ये दीवानगी व्यक्ति को पल भर का मानसिक सुख तो दे सकती है, लेकिन अंततः ये हमें दुखों और समस्याओं के एक ऐसे गहरे सागर में डुबो रही है जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। किसी भी विकसित राष्ट्र की नींव सिर्फ मनोरंजन पर नहीं टिक सकती। तो अंत में इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए जाते जाते एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको गहराई से सोचना चाहिए। बताइए। हमने बात की कि कैसे ये खेल हमारे युवाओं का समय और सोचने की क्षमता निगल रहा है। आज करोड़ों युवा फैंटेसी क्रिकेट ऐप्स पर घंटों बिताते हैं। वो पिच के मिजाज, खिलाड़ियों के आंकड़े और मौसम के गणित का ऐसा सटीक विश्लेषण करते हैं जो यार किसी डेटा साइंटिस्ट से कम नहीं होता। हाँ, ये बात तो है। उनका एनालिटिकल दिमाग बहुत तेज चलता है इसमें। तो जरा सोचिए, अगर इस अथाह विश्लेषणात्मक क्षमता का, इस एनालिटिकल ब्रेन पावर का, जो अभी सिर्फ एक वर्चुअल टीम बनाने में खप रहा है, अगर उसका इस्तेमाल स्थानीय समस्याओं को सुलझाने में किया जाता,
या नई तकनीक बनाने में या विज्ञान के किसी क्षेत्र में किया जाता, तो क्या अगले 10 सालों में भारत में हजारों नए आविष्कार नहीं होते? वाकई ये बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल है। क्या हम सच में अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपने युवाओं के दिमाग को एक बहुत ही साधारण से खेल के आंकड़ों में उलझाकर बर्बाद नहीं कर रहे हैं? क्या हम अपनी ही बर्बादी का जश्न मना रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।